आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का लेक्चर, जिसमें आपको वेव ऑप्टिक्स के अंदर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाएगा। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट या जेईई हो, है ना। किसी भी कंपटीशन में इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इस टॉपिक को जरा ढंग से देखिएगा। देखें, सबसे पहले आपको बताएं 1801 में जो है थॉमस यंग ने क्या करा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और उसने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। इसने वेव नेचर के बारे में बताया। तो इसने क्या करा, इसने यहां पर एक सोर्स ले लिया। सोर्स, उसमें से क्या हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया है। मोनोक्रोमेटिक यहां पर सोर्स लिया है, मतलब जिसमें से एक ही टाइप की लाइट निकलती है ना। उसकी वेवलेंथ फिक्स है। तो यहां से लाइट निकली, तो यहां पर इसने क्या करा, इसके सामने यहां एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसको फोकस पे रखा है। तो फोकस पे रखा है तो निकलने वाली लाइट क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। आपने सुना है ना, पैरेलल से आए तो फोकस पे मिलती है और फोकस से चले तो पैरेलल हो जाती है। इसके बाद हमने क्या करा, यहां पर स्लिट लगा दी। स्लिट किसे कहते हैं आप जानते ही हो। यहां स्लिट लगा दी, मतलब आपने क्या करा, दो पतली पतली सी जैसे ब्लेड से काट दी, ऐसे स्लिट लगा दी। इनका नाम S1 S2 रख दिया। अब इसमें से आप देखोगे जैसे ही ये लाइट निकलेगी तो स्क्रीन पे क्या होगा, देखिए ये स्क्रीन है, मान लो सामने ये स्क्रीन है। तो स्क्रीन के ऊपर इसने क्या देखा कि यहां पर इस तरीके से फ्रिंजेस बन गई, ब्लैक वाइट, उसके बाद फिर ब्लैक, ऑल्टरनेटली वाइट ब्लैक, है ना, या डार्क और ब्राइट बोल दो आप। इस टाइप की फ्रिंजेस बनने लगी। तो हो रहा है क्लियर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से यहां से जैसे ही रे आपने डाली, इसकी वेवलेंथ फिक्स है ना। तो आपने क्या देखा कि फोकस से लाइट आती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल। इसको जब स्लिट में से पतले पतले आपने क्या करा, जैसे एक आप कार्डबोर्ड लियो और उसमें आप पतला पतला जो है लाइन उससे काट लो, ब्लेड से, है ना। तो आप देखोगे ये स्लिट जो है, ये कंडीशन है कि स्लिट का जो डायमीटर है, तो वो ध्यान रख लो क्या होना चाहिए। ये स्लिट का जो साइज है, ये जो वेवलेंथ है लाइट की, लगभग इसके बराबर होना चाहिए। मतलब बहुत इसकी थिकनेस कम है, बहुत महीन महीन स्लिट है। तो जैसे ये लाइट इसमें से पास होगी तो होना क्या चाहिए था, आप जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप ऐसा करो, दो स्लिट बना लो, है ना, ऐसे बोर्ड लो, उसमें स्लिट बना लो और यहां से लाइट डालो। तो आप देखोगे जो स्लिट के अंदर से निकलेगी लाइट, वही तो स्क्रीन पे दिखाई देगी। मतलब स्लिट के ये पतले पतले जो आपने यहां पर दो लाइन खींच ली, काट दिया है, लाइट इसमें से निकलेगी तो सामने आप देखोगे जो स्लिट के पीछे होगी जगह, वहीं तो लाइट पहुंचेगी, बाकी जगह तो ओपेक है। वो क्या करेगी, लाइट को रोक लेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, है ना। इसने जो एक्सपेरिमेंट करा, उसने ये देखा कि जब ये लाइट इसमें से पास हुई
तो क्या हुआ सामने, क्योंकि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में चल रही है, इसने ये बताया है, इसने वेव नेचर बताया है, मतलब इसने ये बताया है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में नहीं, वेव की फॉर्म में चल रही है। तो जो सामने स्क्रीन थी उस पर केवल इसमें से निकलने पर जो सामने ब्राइट दिखाई देना चाहिए था स्पॉट, वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो देख रहा है कि पूरे स्क्रीन के ऊपर ऑल्टरनेटली क्या बनते जा रहे हैं, फ्रिंजेस बनती जा रही हैं, है ना, इस प्रकार पट्टी बनती जा रही है, डार्क ब्राइट ऐसे बनती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जब इसमें से लाइट निकलेगी तो वो कैसी होगी, वेव नेचर, ऐसे फैलती चली जाएगी। और जहां पर इन दोनों का क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव के लिए, दोनों की जो वेव हैं वो क्या होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब बनना, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए दोनों वेव, मान लो इसकी बन रही है यूं, इसकी बन रही है ये, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा इनके अंदर, वहां पर तो ब्लैक बन जाएगा, और जहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा ऐसे, जैसे ये ऊपर है ये भी ऊपर है, दोनों ऊपर है ना, तो दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, इंटरफेरेंस में पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब यह है कि जब कंस्ट्रक्टिव होगा, दोनों की वेव एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगी तो बनेगी ब्राइट फ्रिंज, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी दोनों की वेव तो कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डार्क आपको फ्रिंज दिखाई देगी। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है, क्या बनता है, मैक्सिमा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये कहने का मतलब है। और कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस जो है आपने पढ़ा है इंटरफेरेंस वाले लेक्चर में, पाथ डिफरेंस इसके लिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा अप टू n लैम्डा, है ना। तो देखो सेंटर में तो बनती है कौन सी फ्रिंज, हमेशा जब पाथ डिफरेंस 0 होता है क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद ये है फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो उसका पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, कंडीशन याद है ना, ये होता है, ये आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा होगा। तो हमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा, मतलब कंस्ट्रक्टिव, दोनों एक साइड में आ रही, ऐड हो जाएंगी, उसके लिए पाथ डिफरेंस ये होता है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये होता है। इसी से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका डेरिवेशन बताता हूं। देखिए तो देखिए डेरिवेशन इसका यह है कि आपने क्या करा, ये स्लिट ले ली S1 S2, और ये सामने स्क्रीन, ये स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया कैपिटल D, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मीटर्स में होता है। स्लिट के बीच का डिस्टेंस मान लिया स्मॉल d, ये बहुत स्मॉल होता है, इन मिलीमीटर होता है। कंडीशन याद रखना, मतलब कैपिटल D इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल d, क्योंकि ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में। ये आपने सेंट्रल पॉइंट बना लिया। अब बताइए अगर यहां से
ये वाला डिस्टेंस दोनों का दोना S1O और S2O बराबर हो जाए, S1O S2O के बराबर हो जाए, तो बताओ दोनों का डिफरेंस पाथ में कुछ होगा? नहीं होगा। और अभी अभी पढ़ा था जब ये 0 होता है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये कंडीशन है मैक्सिमम की, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो सेंट्रल पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनती है जब पाथ डिफरेंस 0। आप देख रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के क्या है? बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हमने ये मान लिया कि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो दोनों का जो पाथ है, रास्ता है, उसमें डिफरेंस आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा है। अब मान लो ये तो बात मैं कर रहा था सेंट्रल की। अब मैं मानता हूं इसके बाद क्या होगा, यहां बनेगा सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या बनता है? डार्क। फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, ऐसे ऑल्टरनेटली बनती है ना। तो हमने ये मान लिया 1 मिनट के लिए कि साहब इस पॉइंट पे इसको मैंने मान लिया, मान लो P। अब इनको मैं हटा दे रहा हूं। पहला केस खत्म हो गया, ये वाला कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है सेंटर पे। अब हमने क्या लिया कि मान लिया कि यहां से निकलने वाली रे इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। ये डिस्टेंस सेंटर से मान लिया y, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है, इसको यहां से मिला दो ऐसे करके। तो चूंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये तीनों पैरेलल है ना। तो आपने ये मान लिया ये एंगल थीटा है। तो आप बताइए अगर मैं ऐसे खींच दूं इसे, तो अगर ये पैरेलल हैं इसका मतलब क्या है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। भाई इसके संग हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो ये इसके पैरेलल है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये ध्यान रखना कंडीशन। तो यहां पर जो वेवलेंथ होती है आपको बता दें, जो वेवलेंथ है वो आप क्या देखेंगे, वेवलेंथ है जो लैम्डा, वो लगभग बराबर है किसके? जो इस स्लिट का एपर्चर है। ये स्लिट का जो एपर्चर है वो आप देखेंगे इसका साइज जो है वो क्या है? वेवलेंथ के लगभग बराबर है लाइट की, है ना। यहां पर इसमें देख लो आप डायमेंशन ऑफ या साइज ऑफ स्लिट। तो आप क्या देखेंगे कि अगर ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कि भाई स्लिट का जो साइज है, ये वाला डिस्टेंस नहीं, इसका जो साइज है अगर वो वेवलेंथ के बराबर है, इसका मतलब थीटा बहुत स्मॉल है। आप कहेंगे थीटा क्यों स्मॉल है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं, है ना। अब आप यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर मार लो इस प्रकार से। अब आप देखो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या है बताइए। इसको आप m मान लीजिए 1 मिनट के लिए। ये वाला जो S1P है और MP है, ये दोनों क्या है? S1P और MP ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। देखो इस वाली वेव यहां आ रही है और ये वाली आ रही है, तो इनमें ये तो चीज परपेंडिकुलर खींच लिया, ये बराबर है। इसका मतलब इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये चलना पड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है ये है डेल एक्स, पाथ डिफरेंस। तो बताइए अगर ये एंगल थीटा है, अभी हमने आपको बताया ये एंगल क्या है? थीटा है ना। तो आप सोचिए ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है? 90। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये है 90। इसका मतलब ये एंगल जो है ये फिर से थीटा हो गया, नहीं हो गया? भाई तीनों का सम जो है आप जानते हैं कितना है? 180। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं
तो परपेंडिकुलर है ये, मतलब डेल एक्स, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये है डी। हो रहा है क्लियर? तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई डेल एक्स अपॉन डी। लेकिन आप ये बात जानते हैं, यहां पर अगर मैं एक लाइन ये इस तरीके से खींच लूं, जब थीटा स्मॉल होता है तो उस समय साइन थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है? टेन थीटा। और साइन थीटा और टेन थीटा जब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल स्मॉल है, तो आप यहां पर साइन थीटा की जगह टेन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी अगर वेवलेंथ का साइज स्लिट के साइज के लगभग बराबर हो, तब है ये कंडीशन। अब यहां आप क्या करेंगे, समझ में आ रही है बात? साइन थीटा और टेन थीटा, ये स्थिति समझ में आ रही है? तो अब बताओ, यहां से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आ जाएगी? सोचिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है? डी। तो y अपॉन डी, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने ये। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब y की वैल्यू आ गई डी डेल एक्स अपॉन डी। समझ में आ रहा है? अगर मैं बात लेके चलूं कि यहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है पहली, तो आप बताइए ब्राइट की पहली पार्ट डिफरेंस क्या होता है पहली फ्रिंज के लिए? कभी कंडीशन मैंने बताई थी, आपको याद है? यहां लिख देता हूं। ब्राइट के लिए डेल एक्स होता है, सेंट्रल के लिए तो ये, फर्स्ट के लिए ये, टू के लिए ये, और एन के लिए ये। तो बताइए अगर मैं बात करूं डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाए nth के लिए क्या होगी? तो आप बताओ, यहां पर n और डेल एक्स की जगह मैंने लिख दिया एन लैम्डा। तो बताइए ये हो गया नहीं हो गया? तो ये तुम्हारे पास में y की वैल्यू निकल आई, किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए। ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वैल्यू निकल आई। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। n है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। जैसे मैं कहूं आपसे कि बताओ यहां सेंट्रल से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कहां बन रही है? यहां 5 रख देना। फोर्थ कहां बन रही है? 4 यहां रख देना। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया है तो डार्क वाले का तो बहुत आसान लगेगा आपको, सिमेट्री है दोनों के अंदर, है ना? तो ये आप लिख लो पहले। आ रहा है समझ में? चलिए, अब आपको ये मालूम है कि बेटे ये डी जो है ये बहुत बड़ा है, ये मिलीमीटर में, और लैम्डा जो है वो होता है एंगस्ट्रॉम में। यहां लिख देते हैं, लैम्डा लेते हैं एंगस्ट्रॉम में और डी लेते हैं मिलीमीटर में। इसका मतलब जो है डी बहुत बड़ा है लैम्डा से। भाई ये -10 होता है, ये -3 होता है। तो आप बताइए, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं साइन थीटा की, यहां पर डेल एक्स की फर्स्ट फ्रिंज के लिए वैल्यू रख दो लैम्डा, नीचे है डी। तो बताइए अगर डी बहुत बड़ा है लैम्डा से, डी बड़ा है, तो साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। साइन थीटा मतलब थीटा, तो थीटा स्मॉल तभी होगा अगर ये कंडीशन है। क्लियर हो रहा है? चलिए फिर एक बार समझा देता हूं, समझ लीजिए। करा क्या है हमने? देखिए, सबसे पहले हमने एक बार और समझाते हैं, आप इसको लिखा रहने देती हैं, फिर एक बार समझाते हैं। देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास में स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, तो आपसे बात किया जा रहा है कि ये सेंट्रल पॉइंट O है, ये S1 है, ये S2 है। तो यहां से रे आई मोनोक्रोमेटिक, जिसकी वेवलेंथ कांस्टेंट थी। उसके बाद क्या हुआ? सेंटर पे बन गया सेंट्रल मैक्सिमा। आप कहेंगे क्यों बन गया है? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां से जो डिस्टेंस है इसका वो क्या है? दोनों में सेम है। तो पाथ का कोई डिफरेंस है? रास्ते का कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो S1 O इसके बराबर है।
इसका मतलब पार्ट डिफरेंस जो डेल एक्स है वो 0 हो गया। और ये किसकी कंडीशन थी, हमने आपको बताई थी, डेल एक्स 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, ये है ब्राइट फ्रिंजेस जब बनती है, मैक्सिमा की कंडीशन है। तो आपने देखा सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है। ये बात क्लियर हो गई पहले। फिर हमने क्या करा, इसको हटा दिया। अब हमने देखा यहां पर सेंट्रल पॉइंट के अलावा हमने चेक करा इसके बाद क्या बनता है, मैक्सिमा के बाद मिनिमा मतलब डार्क, फिर ब्राइट, फिर ऑल्टरनेटली, है ना, अभी बताया था फ्रिंजेस ऐसी बनती। तो मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट है, इसको मान लिया P, स्लिट में से वेव आई और दूसरी स्लिट में से भी वेव आई, है ना, तो ये हमने एंगल मान लिया थीटा है। ये तीनों वेव आप देखोगे स्लिट जो है इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है मिलीमीटर में, और ये बहुत डिस्टेंस पर है, ये मीटर में। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तीनों पैरेलल है क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत कम है ना। तो बताओ ये अगर इसके पैरेलल है तो इसका हॉरिजॉन्टल के संग एंगल थीटा है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल के संग एंगल थीटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना, ये तभी लगेगा अगर तो पहली बात कैपिटल डी बहुत ज्यादा हो स्मॉल डी से, और दूसरा इसका जो एपर्चर है स्लिट का वो क्या होना चाहिए, लगभग वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। ये लिखा हुआ है वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए साइज ऑफ स्लिट, है ना। तो हमने क्या करा, अगर ये दोनों लगभग बराबर हैं मतलब थीटा स्मॉल है, और थीटा जब स्मॉल होता है तो साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हमने क्या करा, यहां एक परपेंडिकुलर मारा, है ना, क्योंकि अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यहां से इसको m मान लिया है, ये वाला S1P और MP ये दोनों क्या है, सेम है, ये लिखा हुआ है। अगर ये सेम है तो बताओ इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा और इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो बताओ इसने कितना ज्यादा कर दिया, इतना, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो साइन थीटा, देखो आपको ये बताने की कोशिश करी थी ये थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है और ये क्या है परपेंडिकुलर मारा, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है और ये भी 90 है, तो बताओ अगर ये थीटा है और ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो, और ये परपेंडिकुलर मतलब 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा हो गया, नहीं हो गया। अब बताओ इस ट्रायंगल से साइन थीटा क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा क्या होता बताइए, है ना, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है, पाथ डिफरेंस डेल एक्स अपॉन डी, साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा हो गया डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस ओवर डी। और ये आप पढ़ चुके हैं, चूंकि ये स्मॉल है, एंगल स्मॉल है, तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा, तो साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख लो। और अगर इस ट्रायंगल को लिया जाए, इस वाले को, इस वाले को, तो बताओ अगर ये डिस्टेंस मान लू y है, यहां क्या बन रही है, फ्रिंज बन रही है, व्हाइट या ब्राइट मान लें, तो बताओ टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन डी, ये वाला डिस्टेंस। तो टेन थीटा की जगह मैंने लिख लिया y अपॉन डी, इक्वेट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, है ना। ये डेल एक्स पे डिपेंड करेगा सब कुछ, चाहे ब्राइट बन रही हो चाहे डार्क बन रही हो, हमें नहीं मालूम अभी क्या बन रही है। तो डेल एक्स की कंडीशन है कि अगर ब्राइट बन रही है तो ये तो सेंट्रल के लिए सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट अगर बन रही है ब्राइट तो आपको डेल एक्स की जगह लैम्डा पुट कर देना है यहां पर। अगर सेकंड ब्राइट बन रही है तो ये रख दो, तो हम सीधे nth के लिए निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, डेल एक्स की जगह n लैम्डा पुट कर दिया, ये आ गया नहीं आ गया। तो ब्राइट फ्रिंज कोई सी भी निकालनी हो, ये फार्मूला हो गया रेडीमेड। n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। कोई कहे सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालो, यहां सिक्स्थ बन रही है ब्राइट, तो यहां 6 रख दो।
क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना इन तीनों की डायमेंशन सेम रहनी चाहिए। अगर ये मीटर में है तो लैम्डा भी मीटर में रखना है और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी आपको मीटर में ही रखना है, यहां गड़बड़ ना हो जाए। क्लियर हो गया। अब बिल्कुल सिमेट्री से अगर मैं कह देता यहां ब्राइट नहीं बन रही है, यहां डार्क बन रही है, तो कुछ मत करो, सब कुछ सेम है। बस डेल एक्स की वैल्यू हमको याद रखनी है। बताइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस क्या बताया था? ये बताया था। nth के लिए याद कर लो बस क्या होता है। तो आप यहां डेल एक्स की जगह ये रख दो nth के लिए। तो बताइए यहां पर देख लेते हैं फार्मूला क्या आ जाएगा y का। डेल एक्स की जगह रख दो डार्क फ्रिंज के लिए ये हो गया डार्क फ्रिंज के लिए। तो हमें सिर्फ ये और ये समझना है बस, ब्राइट के लिए ये, डार्क के लिए ये। लिख लो। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट चीज समझते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। अब आता है साहब, तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं जो रिजल्ट आया निकल के, कि फॉर ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आ गया साहब, ये आ गया। और डार्क के लिए क्या आ जाएगा, n की जगह ये डेल एक्स रख दिया और नीचे ये लिखा है। ठीक है। ब्राइट के लिए क्या रखते हैं, डेल एक्स की जगह n लैम्डा, और डेल एक्स की जगह ये किसके लिए रखते हैं, डार्क के लिए। n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये प्रूव कर दिया हमने। अब आता है फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे आप। इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप फ्रिंज विड्थ निकाल लो। क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम या मिनिमम ब्राइट फ्रिंज, जैसे ये देखो आप, ये आपके पास ये सेंट्रल पॉइंट है ना, सेंट्रल मैक्सिमा है। तो आपको मालूम है यहां से मान लो ये मैंने मान लिया फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और ये सेकंड ब्राइट, बीच में डार्क बन रही होंगी। इनके बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है बीटा। लगातार दो होनी चाहिए, सेकंड थर्ड ले लो, फोर्थ फिफ्थ ले लो, लगातार दो होनी चाहिए ब्राइट, इसका मतलब है ब्राइट, और ये है डार्क। कोई भी दो ले लो। तो अभी अभी आप बताओ, अगर इन्हीं को कंसीडर कर लूं तो बताएं जरा, y जो होता है डिस्टेंस, ये y पहली ब्राइट के लिए क्या होगा, जरा फार्मूले से बताएं। या n की जगह 1 रख दो, और सेकंड ब्राइट निकालनी हो तो 2 रख दो। तो बताओ इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बीटा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा ये। तो आज के बाद ध्यान रखना कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला ये आ गया। ऐसे ही आप दो ब्राइट की जगह डार्क ले लो तो भी डिफरेंस लेने पे यही आ जाएगा, है ना। अब आप यहां से सोचो कि अगर मैंने मान लो, इसको हटा देता हूं, ये पूरा एपरेटस उठाया, यहां लिख देता हूं, इफ होल सिस्टम या एपरेटस, कुछ भी बोल लो, इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में डाल दो या किसी लिक्विड में डाल दो, तो बताओ लिक्विड में डाल दोगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो लिख लो वेवलेंथ डिक्रीजेस।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रहती है। तो बताइए वेवलेंथ कम होती जा रही है, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट इज आल्सो डिक्रीजेस। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पूरे यंग एक्सपेरिमेंट को लिक्विड में डाल दिए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। वेवलेंथ कम होगी तो ये फार्मूला बता रहा है लैम्डा कम होगा तो बीटा भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इस बीटा का मतलब क्या है कि लगातार जो ये बन रहे हैं बैंड्स बन रहे हैं, फ्रिंजेस बन रहा है, इनकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी, है ना। दैट इज ब्रॉडनेस लिख लो या थिकनेस लिख लो, थिकनेस ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस। मतलब जो पट्टी चौड़ी चौड़ी बन रही थी वो पतली हो जाएंगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, है ना। ये है, ये पहले बीटा था, ये बीटा डैश है, तो बीटा डैश कम हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। तो समझ में आ गया फ्रिंज विड्थ। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, लिख लो। पहला न्यूमेरिकल, किसी ने आपसे यह कह दिया कि आप ये बताइए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ऐसे लिख लो, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एंड सिक्स्थ डार्क फ्रिंज on the same side of central maxima। और ये आपको पेपर में गिवन होगा क्या, कैपिटल डी, मान लो 2 मीटर ले लिया, ये तो मीटर में होगा, बहुत बड़ा होता है, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर ले लिया। वेवलेंथ लाइट की मान लो ये ले ली। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो स्क्रीन है ये तो सेंट्रल मैक्सिमा, कह रहा है फोर्थ ब्राइट मान लो यहां बन रही है, फोर्थ ब्राइट, और सिक्स्थ डार्क मान लो यहां बन रही है। तो कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है। तो आप मुझे बताएं फोर्थ ब्राइट, इसका डिस्टेंस हमने प्रूव कर दिया है। बोलो फोर्थ ब्राइट के लिए फार्मूला एन डी लैम्डा, तो एन की जगह ये रख दो, ये हो गया। और सिक्स्थ डार्क है, तो डार्क के लिए बताना जरा, सिक्स्थ डार्क फार्मूला 2n-1, एन की जगह 6 रख दो, तो ये आ जाएगा। कह रहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आप कुछ मत करो, इन दोनों को माइनस कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन होती है इसके। डी लैम्डा ओवर डी कॉमन ले लो, 11 माइनस ये आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा है इन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर आपने इसको मीटर में रखा है तो स्मॉल डी को मीटर में चेंज कर लो, मिलीमीटर। वेवलेंथ को भी मीटर में चेंज कर लो, -10। ये तीनों वैल्यू यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? लिख लो। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे यह कह दूं कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और सिक्स्थ डार्क फ्रिंज है, लेकिन ये क्या है, सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड है। तो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन यही, मतलब अगर ये फोर्थ है तो सिक्स्थ वाली सेंट्रल के इस साइड में। तो पहले आप फोर्थ के लिए, ब्राइट के लिए फार्मूला लगा दो और डार्क के लिए ये लगा दो। अब आप देखो इन दोनों में सेंटर के एक इधर बन रही है, इधर, तो ये गैप बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अगर मान लो ये y1 है, ये y2 है, तो इनके बीच का सेपरेशन निकालना है, कितना हो जाएगा? y1 प्लस, तो बस ये कर दो, आंसर आ गया, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 15। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा के अपोजिट साइड पे दोनों बन रही हैं तो ऐड कर दो, एक ही साइड में बन रही हैं, है ना,
तो माइनस कर। हो रहा है क्लियर? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत बड़े नहीं आते हैं। तीसरे में मान लो उसने ये कह दिया, इसको हटा देता हूं, कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस, मान लो थर्ड तो ले ली ब्राइट फ्रिंज, और फोर्थ ले लिया आपने डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मान लो 0.2 मीटर गिवन है। तो कह रहा है कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ निकालो बीटा। तो बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। पहले बताओ थर्ड ब्राइट का फार्मूला क्या होता है। थर्ड ब्राइट फार्मूला तो जानते हैं ना ब्राइट का, डी लैम्डा ओवर डी, एन की जगह 3 रख दो। फिर बात करो फोर्थ डार्क की, तो बताओ डार्क का फार्मूला क्या बताया। बस आपको ये याद रखना है जो प्रूफ किया गया है, कि ब्राइट में ये लगता है, डार्क में ये लगता है। तो एन की जगह 4 रख दो। बताइए ये आ गया। कह रहा है इन दोनों, और ये जब नहीं गिवन होता है तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के एक ही साइड में बन रहे हैं, है ना। ये थर्ड ब्राइट और फोर्थ डार्क एक ही साइड में, इसके अपोजिट नहीं है। तो आप बताएं, आपको ये दोनों दे दिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 0.2। तो आप दोनों को डिफरेंस ले लो। ये आपने फोर्थ डार्क और ये, इनके बीच का डिस्टेंस 0.2 गिवन है। तो आप दोनों की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दी आपने। यहां से डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 4। तो बताओ डी लैम्डा ओवर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नीचे ले जाओ आप, ये आ गई। तो बताओ इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं नहीं कहती। आंसर आ गया आपका। तो इस टाइप के छोटे छोटे हैं, बस ये भूलना मत कि ब्राइट के लिए क्या लगता है, डार्क के लिए क्या लगता है। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका, लिख लीजिएगा। लिख लिया? चलिए अब मैं आपके लिए एक आध क्वेश्चन बना रहा हूं, उसे करके दिखाइएगा। क्वेश्चन ये है कि आपसे कह रहा है कैलकुलेट, ये आप लोगों के लिए, कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 7th ब्राइट फ्रिंज, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बार बार कौन पूरा लिखे, एंड 9th डार्क फ्रिंज। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और जब गिवन नहीं होता है तो सेम साइड में कंसीडर करते हैं, है ना। तो बताइए, और ये हमको तीनों गिवन है, ये और ये गिवन है। समय खराब नहीं करेंगे, वैल्यू रखना तो बहुत आसान चीज है। बताइए कैसे करेंगे। तो आप 7th ब्राइट का डिस्टेंस निकाल लो। 7th ब्राइट क्या होता है, ब्राइट का फार्मूला एन डी लैम्डा ओवर डी। और 9th डार्क, डार्क का क्या फार्मूला बताया, 2n - 1। तो n की जगह रख दिया है 9th। बस इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, माइनस कर दीजिएगा, खत्म सवाल। बस आंसर आ गया। और अगर वो दे देता आपको कि ये दोनों सेंट्रल मैक्सिमा के अपोजिट साइड में बन रही हैं, तो प्लस कर देते। हो गया क्लियर? चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये लगे कि हाँ साहब मजा आ गया, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे हम मोटिवेट हों और आगे आपके लिए और भी वीडियोस बनाएं।
आज हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही स्पेशल है। देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे ये तुम्हारे पास स्लिट्स हैं S1 और S2, और यहां आपने सामने देखा ये स्क्रीन है ना। तो आप जानते हो कि यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या है, 0 है। पिछले लेक्चर में बताया था हमने, ये जब 0 लैम्डा 2 लैम्डा हो तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। ध्यान आ रहा? तो यहां पार्ट डिफरेंस 0 है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, तो यहां सेंट्रल मैक्सिमा है। पर अब हम नया केस पढ़ने जा रहे हैं कि मान लीजिए यहां हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी जिसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मान लो। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ये देखिएगा आप। तो आपको ये बताया जाएगा कि भाई अगर ये स्लिट से जो लाइट निकल रही है, बताइए ये एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी सेम टाइम में, या इसमें से पास होगी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी। अगर आपके रास्ते में कुछ चीज रख दी जाए और दौड़ने को कहा जाए, एक आदमी तो सीधे दौड़ रहा है और एक आदमी के बीच में कोई चीज लगा दी जाए ऑब्स्टेकल के रूप में, रुकावट के रूप में, तो आप जानते हो इसे यहां पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। तो कितना पार्ट डिफरेंस है दोनों में इसके लगाने से, वही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए, इसके लिए कुछ मत करिए, सिंपल सा तरीका, ये मान लो स्लिट S1 है, ये S2 है। इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया। जब ये दोनों चल रही थी तो यहां तक तो कोई रुकावट नहीं आ रही थी, आप देख रहे हो, यहां तक है ना, कोई रुकावट नहीं। लेकिन इसके बाद रुकावट स्टार्ट हुई है, मतलब ये मान लो कि यहां कुछ है नहीं, एयर है, मैंने ऐसे ही डॉट बना दिया है, ठीक है। तो यहां तक तो दोनों सेम चल रही हैं, रुकावट तो इसके बाद है। तो आपने क्या देखा, यहां पर T थिकनेस की आपने एक शीट लगा दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, और मान लीजिए स्पीड कम हो जाएगी, V हो गई। इस वाले में क्या है, ये एयर है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जिससे कंपेयरिंग कर पाऊं, है ना। अब मुझे ये देखना है कि यहां तक तो दोनों सेम चल रही थी, दोनों एयर में चल रही हैं, लेकिन इसमें से जैसी पास होंगी तो आपको देखना पार्ट डिफरेंस कितना आ गया है। तो सोचिए वैसे ही, है ना, किसी को समझाना हो कि भाई ये बताओ, इसमें से ये पास होगी, ये गिलास स्लैब है और ये एयर में, तो एयर में स्पीड ज्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो आपको ये देखना है दोनों को सेम टाइम दिया जा रहा है, तो बताइए ये रास्ता ज्यादा कवर कर लेगा या ये, तो मालूम है ये कर लेगा, भाई इसमें तो रुकावट है। तो अगर आपको कहा जाए 1 सेकंड में दौड़ो और रुकावट लगा दी जाए तो आप कम दौड़ पाओगे, ये ज्यादा दौड़ लेगा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया ये कुछ पर्टिकुलर टाइम में T डिस्टेंस कवर कर रहा है इसे पार करने में, तो ये कितना कवर कर लेगा उतने टाइम में, ये निकालना है। तो पहले हम स्लैब की बात कर ली थी। तो बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा है, क्या होता है, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन मीडियम, पढ़ा है फार्मूला नंबर 1। यहां से आप ये स्पीड निकाल लो कितनी है, ये आ गई। मीडियम में स्पीड निकल आई कितनी है, लाइट की। अब आप बताओ टाइम कितना लगा, इसमें टाइम कितना लगा स्पीड डिस्टेंस को कवर करने में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इनटू, है ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, T है, और स्पीड यहां से निकाल लिया आपने C ओवर म्यू। तो बताइए ये आ गया नहीं आ गया। तो आपने T डिस्टेंस कवर करने में जो आपको टाइम लगा है वो इतना लगा है। अब यही टाइम आपको इसमें दिया गया कि इतने टाइम में ये कितना चल दिया है। तो बात करेंगे अब एयर की।
तो बताइए डिस्टेंस क्या होता है, ये निकालना है। क्या होता है डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है एयर के अंदर? c, और टाइम वही ले रहे हैं हम पिछला वाला, है ना, ये निकाला है टाइम। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू टी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि टी डिस्टेंस इसने कवर करा स्लैब के अंदर किस पर्टिकुलर टाइम में, उसी टाइम में ये वाली ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना? म्यू टी, क्योंकि म्यू 1 से ग्रेटर होता है। लिख लीजिएगा। तो ये बताइए कि इसने डिस्टेंस कवर करा टी, उतने ही समय में ये और आगे चला गया, मान लो यहां चला गया। तो बताइए आप इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया? इसने टी करा, इसने म्यू टी करा। तो बताओ पार्ट डिफरेंस दोनों में कितना आ गया? डेल एक्स। डेल एक्स कितना आ गया? तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, म्यू टी माइनस टी। तो ये आ गया, नहीं आ गया? तो पार्ट डिफरेंस दोनों में इतना आ गया स्लैब के लगाने से, है ना। अब ये सामने मान लो स्क्रीन है, तो क्लियर हो गया कि इसको स्लैब में से पास होने में, टी थिकनेस पास होने में समय लगा कितना? इतना। टाइम निकाल लिया। उतने ही समय में ये एयर के अंदर इससे ज्यादा चल लेगा क्योंकि रुकावट नहीं है कोई, तो कितना चल लेगा वो हमने निकाल लिया उसी टाइम के अंदर। टाइम की वैल्यू यही रख दी इसमें। तो हमें मालूम पड़ गया इसने टी डिस्टेंस कवर करा, इसने कवर करा म्यू टी। तो पार्ट डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो स्लैब के लगाने से पाथ डिफरेंस कितना आ गया देख लिए। चलिए, तो आज के बाद हमको मालूम पड़ गया कि जो पार्ट डिफरेंस होता है, यहां देखिए ये मान लो ये बना हुआ है, तो आपको ये तो मालूम ही है कि सेंट्रल फ्रिंज यहां तो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बीच में अगर आपने स्लैब लगा दिया है तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है, ये कम कर रही है। इसलिए यहां ना बनकर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर यहां बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। यहां नहीं बनेगा अब सेंट्रल। तो आप यहां लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, और एक परपेंडिकुलर लगा दीजिएगा। तो पहले पिछले डेरिवेशन में आपने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, यहां से पार्ट डिफरेंस कितना आ गया था? ध्यान है, डी साइन थीटा। ध्यान आ रहा है? ये पार्ट डिफरेंस कितना आ गया था? डेल एक्स डी साइन थीटा। और थीटा जब स्मॉल होता है, आपको पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा की जगह टेन थीटा पुट कर दें। बताइए यहां से ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, बताइए ये एंगल थीटा था, तो बताइए यहां से मान लो ये वैल्यू वाई डैश है, ये मालूम पड़ जाएगा ये कितना शिफ्ट हो गया है। सेंट्रल मैक्सिमा शुरू में इतना था, ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, और ये हो गया न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। शीट के लगाने पे शिफ्टिंग हो गई। तो आप ये बताइए पाथ डिफरेंस ये निकाल लिया, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो आपने इसकी जगह पे रख दिया उठा के ये। और डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी? अभी अभी आपने निकाला है, जो शीट के रखने से पार्ट डिफरेंस आता है वो कितना होता है? म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से आपको मालूम पड़ गया जो सेंट्रल मैक्सिमा यहां नहीं बन रहा था शीट के रखने पे, थोड़ा ऊपर बन रहा था, है ना, वाई डैश। तो वाई डैश की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी हो गई है। तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। इसको ध्यान रखना है आपको, ये बहुत काम की चीज है, ये ध्यान रख लेना आप कि ये कितना शिफ्ट हो गया है। हो रहा है क्लियर?
लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये फार्मूला हमें ध्यान रहेगा। डेरिवेशन समझ में आ गया आपको कि शीट पे रखने से हुआ क्या है। अब आप एक काम करिए, मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन बन जाए ऐसा, ये स्क्रीन है, ये ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा है और ये बन गया न्यू, और ये डिस्टेंस हमने वाई डैश निकाल ही लिया है। कितना है, कितना आया था अभी सॉल्व करने पे आपको ध्यान होगा, म्यू माइनस 1 डी टी अपॉन डी, ये आ गया था ये डिस्टेंस नया। अब ये बताइए, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इनिशियल बात करें जब आपने स्लैब नहीं लगाया था, तो बताइए इसके इधर उधर क्या बन रहा था, डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क फ्रिंज। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ अगर ये स्लैब लगा दूं तो ये कितनी शिफ्ट हो जाएंगी, कितनी फ्रिंज इसमें से गायब हो जाएंगी। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहां तो रहा नहीं, यहां आ गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उतने कितनी फ्रिंज, क्योंकि फ्रिंज बीच में तो बनेंगी नहीं, अब वो तो जो नया सेंट्रल मैक्सिमा है इसके दोनों साइड में बनेंगी। अब तो आपको ये बताना है इसमें से कितनी फ्रिंजेस जो थी वो डिस्प्लेस हो गई इतने डिस्टेंस के अंदर। तो अगर आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है, डिस्प्लेस कितनी हो गई डिस्प्लेस, तो आप ये जो डिस्टेंस है, आप जानते हो एक फ्रिंज के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ, तो है ना। तो आप क्या करेंगे, जो वाई डैश आपने निकाला है, ये डिस्टेंस जो शिफ्ट हो गया है, इसको आप फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो ये फार्मूला जो आप देख रहे थे अभी, और बीटा होता है फ्रिंज विड्थ, तो उसका फार्मूला आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डी लैम्डा ओवर डी। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कट के आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस इससे निकल आती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस, है ना। उसका फार्मूला आज के बाद ये बन गया। समझ में आई बात। मतलब यहां से यहां तक पहले फ्रिंज बन रही थी जब ये नहीं रखा था, क्या, डार्क, फिर उसके बाद में ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, और जो इसकी फ्रिंज की विड्थ होती है वो होती है बीटा। तो अब इसको लगाने से ये डिस्टेंस नया वाला जो है सेंट्रल मैक्सिमम यहां आ गया, यहां तो बनेगा नहीं क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है। तो ये हमने निकाल लिया डिस्टेंस कितना है पिछले डेरिवेशन में। तो इतने डिस्टेंस के अंदर कितनी फ्रिंजेस इसमें से गायब हो गई, मतलब पहले कितनी थी, अब इसके अंदर तो फ्रिंज है नहीं, तो इसमें से क्या होगा, आपने फ्रिंज विड्थ जो इसकी विड्थ है उससे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का नंबर निकल आया। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। लिखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, वो देखिएगा। देखिए वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके सामने ये हो जाए कि ये रखा हुआ है, ये S1 S2 स्लेट है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, और किसी ने आपसे ये कह दिया कि आपने यहां पर एक फ्रिंज से रे आ रही है, इसमें से स्लिट में से यहां आ रही है, और दोनों में मान लो आपने स्लिट लगा दी, तो वो कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा यही बनना चाहिए। तो आप जानते हो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल एक्स क्या होता है, 0 पार्ट डिफरेंस। अब ये मान लो इसका ये μ1 है और ये t1 है, इसका μ2 है, इसका t नहीं मालूम है, तो बताइए ये इसको लगाने से पार्ट डिफरेंस कितना आता है, अभी प्रूव करा था, और इसको लगाने से पार्ट डिफरेंस क्या आएगा। भाई आप सोचिए, यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा कब बनेगा, जब दोनों का ये डिस्टेंस सेम हो जाए। तो S1 और इसको मैं O मान लेता हूं, तो S1O और S2O तो पहले से ही सेम थे, इनको लगाने से
कितनी शिफ्टिंग हुई, पार्ट डिफरेंस इतना, इसको लगाने से कितना होगा, पार्ट डिफरेंस इतना। तो अगर दोनों का पाथ सेम हो जाए, इसके लगाने से पार्ट डिफरेंस, और ये तो सेम था ही ऑलरेडी, तो अगर मैं यहां पर मान लो ये डिस्टेंस टोटल ले भी लूं, ये हो जाएगा S1O प्लस इतना, और इधर S2O, और इसके लगाने से पार्ट डिफरेंस और हो गया, ये लो, ऐसे समझा देता हूं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये, और ये कितना करेगा, ये, प्लस इसकी वजह से पार्ट डिफरेंस। तो ये तो सेम है दोनों भाई, जब ये स्लैब नहीं लगी थी तो ये डिस्टेंस तो इसके बराबर था, कट गया। तो ये कोई भी ऐसा आ जाए डबल वाला सवाल तो इससे कर सकते हैं। अब आप इसमें क्या करेगा कि तीन चीज तो पेपर में दे देगा, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और T2 जो है इसकी थिकनेस आपसे निकलवा रहा है, ये निकलवा लेगा बस। हो रहा है क्लियर? और ये भी ध्यान रख लें नेक्स्ट कि अगर आपने इसके अंदर यहां पर ये स्लेटें S1 S2, और मान लीजिए आपने यहां पर इस तरीके से मान लो सेंट्रल मैक्सिमम यहां तो बनेगा नहीं लगाने पे, लेकिन अगर मान लो स्लिट नहीं, वो नहीं लगा है, स्लैब नहीं लगाया है, और यहां पर आपने इस स्लिट के ऊपर मान लो रेड कलर चिपका दिया, और इस वाले के ऊपर वॉयलेट चिपका दिया, तो बताइए क्या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप बताओ, स्लिट आपने जो है उस पे जो लाइट लगा दी, यहां पर कवरिंग कर दी रेड और वॉयलेट, तो दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएंगी। तो अगर वेवलेंथ डिफरेंट हो गई, इसका मतलब है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। उसके लिए वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, मतलब सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, पर आपने अलग अलग कलर की इसके ऊपर क्या कर दी, कवरिंग कर दी, तो वेवलेंथ अलग अलग है, तो ये एक्सपेरिमेंट होगा ही। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये आपकी समझ में आ रहा है। एक केस इसमें और ले लेते हैं, और वो ये समझाते हैं आपको कि मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये स्लिट है ना, और हमने क्या करा साहब, इसमें से एक स्लिट को बंद कर दिया, इस छेद को बंद कर दिया, लाइट इसी से आने दी। तो क्या आप बताइए, क्या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस होगा? क्योंकि हम जानते हैं जब ये दोनों चल रही होती हैं स्लिट, तो इसमें इंटरफेरेंस भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है, ये ध्यान रख लेना। जब दोनों स्लिट खुली होती हैं तो दोनों इसके अंदर पैटर्न होते हैं, इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी। लेकिन अगर आपने एक क्लोज कर दी, मान लीजिए एक ही रहने दी, तो ध्यान रखिए इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, केवल डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या, लाइट का डाइवर्ट कर जाना इसके टकराते ही। तो डिफ्रैक्शन तो हो रहा है, चीज माइग्रेट हो रही है, रास्ते से मुड़ रही है, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए दो स्लिट चाहिए। अगर यंग डबल स्लिट चाहते, एक आपने बंद कर दी है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है इंटरफेरेंस, ये नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा अगर एक स्लिट बंद कर दी, केवल डिफ्रैक्शन होगा। तो ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको लगे साहब वीडियो बढ़िया है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और ढंग से स्टिल कर करके 2-3 बार पढ़िएगा, तभी फायदा होगा इसका।